नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 देशों की सफल यात्रा पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अपनी यात्रा का अंतिम चरण क्रोएशिया में पूरा किया। फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब निजी वाहन चालकों को हर बार रिचार्ज का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। 15 अगस्त से 3,000 रुपए का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च होने जा रहा है। संभल में नगरपालिका की जमीन पर बनी मस्जिद को इंतजामिया कमेटी ने तोड़ना शुरू किया। नगरपालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा दी गई थी। जनपद फतेहपुर में यमुना नदी किनारे मिट्टी का टीला ढहने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग यमुना किनारे जंगल में भैंस चराने गए थे और ऊंचे टीले के नीचे बैठे हुए थे, तभी अचानक भरभराकर टीला गिर गया। इजरायल के हमलों में गई ईरान के 585 लोगों की जान। 6 दिनों तक एक दूसरे पर हमले करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 देशों की सफल यात्रा पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अपनी यात्रा का अंतिम चरण क्रोएशिया में पूरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक क्रोएशिया यात्रा थी। इस दौरे को भारत और क्रोएशिया के बीच दोस्ती और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले साइप्रस का दौरा किया, फिर कनाडा गए, जहां उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद वो क्रोएशिया पहुंचे, जहां राजधानी जाग्रेब में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान एक अनमोल उपहार भी मिला। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने उन्हें एक विशेष ग्रंथ भेंट किया। यह ग्रंथ 1790 में छपा था और यह पहली बार लैटिन भाषा में लिखी गई संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। इसे क्रोएशियाई वैज्ञानिक और मिशनरी फिलिप विजडन ने भारत में रहते हुए लिखा था। यह उपहार भारत और क्रोएशिया के बीच पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रोएशियाई राजनयिक सिनीशा ग्रकीका द्वारा लिखित एक पुस्तक भी भेंट की गई। इस पुस्तक का नाम है क्रोएशिया एंड इंडिया, बिलेटरल नेविगेटर फॉर डिप्लोमेट्स एंड बिजनेस। इसमें दोनों देशों के बीच संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है और भविष्य में सहयोग के नए रास्तों को भी उजागर किया गया है। और अब बात करते हैं सीज फायर को लेकर। सीज फायर को लेकर देश में मची सियासी हलचल पर विराम लग गया है। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया है कि भारत का रुख स्पष्ट है। आतंक पर जीरो टॉलरेंस और भारत गोली का जवाब गोले से देगा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के इस बयान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर हुए सीज फायर को लेकर फैल रहे सभी प्रोपेगेंडा पर नकेल कसने का काम किया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट के कहने पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बातचीत हुई, जिसके बाद देश में सीज फायर को लेकर कई दिनों से हो रही सियासत पर फुल स्टॉप लग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यही नहीं, पीएम मोदी ने सीज फायर को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने भारत का स्टैंड क्लियर किया और साथ ही ये भी कहा कि भारत गोली का जवाब गोले से देगा। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा।
आपको बता दें कि G7 समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप के अचानक अमेरिका लौटने की वजह से दोनों नेताओं के बीच वार्ता नहीं हो पाई। इसलिए ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात की और क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। बढ़ते हैं समाचारों में आगे बात करते हैं जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना को लेकर सियासी पारा फिर चढ़ गया है। सरकार ने जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया है कि जातियों की गिनती भी होगी, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी पलटवार में जुटी है। देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। जाति जनगणना के लिए जारी नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े करता कांग्रेस नेता सचिन पायलट का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 2027 में जनगणना कराने के ऐलान के साथ इसमें जातियों की भी गणना कराए जाने का पूरा प्लान बताया है। बावजूद इसके जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने आक्रामक तेवर इख्तियार कर रखा है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस की सियासी नीयत पर सवाल खड़े करते हुए जवाबी पलटवार किया है। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी अगर इतने ही पिछड़ों की और दलितों की हितैषी होती तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी शासनकाल में रही केंद्र में। अगर पिछड़ी जातियों का, दलित समाज का, पासमानदा समाज की चिंता उनके अंदर होती तो जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी करा लिया होता। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश के विकास के एजेंडे के साथ राजनीति नहीं की। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का एजेंडा हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ के जातिगत जनगणना को स्वीकार करते हुए उसको कराने का फैसला किया है, इसके लिए अब नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी परेशान है, हैरान है। जब उनकी सत्ता थी तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हर दूसरे दिन नया भ्रष्टाचार। 11 वर्षों में बेदाग इस प्रकार की प्रतिमा मोदी सरकार की रही। इसलिए कांग्रेस के नेता चिंता न करें, देश की जनता को पता है कि मोदी सरकार का वादा ये खरा होता है। वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से उठे सवाल को बेबुनियाद बताते हुए जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार के रुख को साफ किया था और कांग्रेस को जाति जनगणना के मुद्दे पर कथित सियासत के लिए आड़े हाथों लिया था। और आपको बता दें कि फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब निजी वाहन चालकों को हर बार रिचार्ज का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। 15 अगस्त से 3,000 रुपए का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च होने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 जून को फास्टैग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान से निजी वाहनों को खास तौर पर फायदा होगा। इससे टोल प्लाजाओं पर होने वाली दिक्कतों से न सिर्फ निजात मिलेगी बल्कि बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल नितिन गडकरी ने 3,000 रुपए के वार्षिक फास्टैग पास का ऐलान किया है, जो कि 15 अगस्त से लागू होगा। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि परेशानी मुक्त राजमार्ग यात्रा की दिशा में ये एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। टोल के लिए अब जारी होगा 3,000 रुपए का सालाना पास। 1 साल या 200 यात्राओं के लिए वैध रहेगा नया पास। 15 अगस्त से 3,000 रुपए वाले फास्टैग की होगी शुरुआत। राजमार्ग यात्रा ऐप पर नए पास के लिए मिलेगा लिंक। ये पास केवल निजी वाहनों के लिए ही होगा, कॉमर्शियल वाहनों के लिए नहीं। पास को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास जल्द ही NHAI MORTH की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 ट्रिप मीन्स 1 टोल को क्रॉस करना। फास्टैग को लेकर परिवहन मंत्रालय की एनुअल पास नीति लोगों की जेब के साथ साथ टोल प्लाजा पर होने वाली कई दिक्कतों से भी आराम दिलाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम जनमानस को काफी आराम मिलेगा। बार बार ट्रैवल करने वाले लोगों को टोल प्लाजा पर कम समय रुकना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, टोल प्लाजा पर पड़ने वाले रोड टैक्स से जनता की जेब पर काफी आराम मिलेगा।
बढ़ते हैं समाचार में आगे। बाराबंकी में न्योला करसंडा टाटा मोटर्स द्वारा स्थापित अत्याधुनिक वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इस यूनिट का संचालन व्यवसायी राजेश कानन द्वारा किया जाएगा। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि यह फैसिलिटी राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति के तहत स्वच्छ और ईंधन सक्षम वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। पुरानी गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से डिसमेंटल कर उपयोगी सामग्री रिसाइकलिंग के लिए एकत्र की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये स्क्रैपिंग यूनिट लखनऊ को स्वच्छ और हरित शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। Today is a very important day for all of us towards making India cleaner, greener and economically stronger. I am extremely happy to be launching 2 scrapping facilities of Tata Motors in Lucknow and Raipur. I congratulate Tata Motors for starting these centers, and I also congratulate Tata Partners, Moto Scrapland Private Limited in Lucknow and Raipur Green Energy Private Limited in Raipur. I am very happy to announce that with this launch today, the total number of operational scrapping centers across all India has crossed more than 100. This is to be a great thing. उत्तर प्रदेश से ईवी की गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी हम नंबर 1 हैं। तो आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि परिवहन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। इसमें आप सबका सहयोग सदैव रहेगा। और अब खबर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जहां कल दादरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2014 से पहले की निराशा और मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए संकल्प सभा से जनता को साधने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। भ्रष्टाचार और घोटालों का युग जैसे आ गया था। भारत कभी प्रगति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये सोचा भी नहीं जा सकता था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान यूपी के नोएडा की दादरी विधानसभा में आयोजित एक जनसभा के दौरान आया, जहां उन्होंने देश में 2014 से पहले के हालात की दास्तान को बयां करते हुए मोदी सरकार में हुए तमाम विकास कार्यों को भी गिनाया। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए 2014 की याद दिलाऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि 2014 से पहले जिनका बैंक में खाता ही नहीं खुला रहा होगा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से देश में 63 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोलने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है। दरअसल बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। बस्ती जिले में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को 30 जून तक बंधों को ठीक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 किलो से कम बोल्डर को बांधों पर नहीं डाला जाएगा। छोटे बोल्डरों को बंधे से तुरंत हटवा दें। उन्होंने बताया कि बस्ती में बांधों के मरम्मत में 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर एनएचएआई एवं बाढ़ खंड के उच्चाधिकारी आपस में बैठकर समस्या का समाधान निकालकर सूचित करें, जिससे बाढ़ के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान बाढ़ खंड के अधिकारी उपस्थित रहे। उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो बाढ़ से प्रभावित उस विषय में बंधों का रखरखाव एवं कुछ जगहों पर पिछले वर्ष कटान देखा गया कि उसके विषय में भी कार्य चल रहे हैं। उन्हीं का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था टेक्निकल हमारे ऑफिसर्स के साथ। मुख्य रूप से यह निर्देशित किया गया कि इस बार क्योंकि बरसात थोड़ी जल्दी हो रही तो काम उससे पहले पूर्ण कर दिया जाए एवं जो उनकी मानक गुणवत्ता है जो कि उनके हैंडबुक वगैरह में लिखी है उसके अनुसार कार्य किया जाए। प्रथम दृष्टिया कार्य चल रहा था और जो पीछे था और जल्दी बारिश आ रही थी इसलिए इसको काम तेजी कराने के निर्देश दिए और साथ ही जो उनके सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज हैं, परीक्षण अभियंता
उन्हें भी अनुरोध किया गया है कि वे भी अपने लेवल से इसका टेक्निकल परीक्षण करें। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ पहुंचे, जहां जिले के अहरौला के इटौरा करनपुर गांव में चौपाल कार्यक्रम में 40 युवाओं को सुबह सभा में शामिल कराया गया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महिला आरक्षण, पीएम आवास योजना हो या आयुष्मान योजना हो, चाहे सबको आरक्षण की बात हो, आज भाजपा सरकार में सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। हर नीति सही साबित हो रही है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की आवश्यकता है। हम लोग मिलकर के बनारस में जो पार्टी का ऐलान किए, उसी समय हम लोगों ने कहा कि इस देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, राष्ट्रपति हो गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आरक्षण तो आर्थिक आधार पर जो गरीब है सबको मिलना चाहिए। आज देखिए वो व्यवस्था लागू हो गई, आरक्षण सबको मिलने लगा। आज जो बात हम देश में कह रहे थे, शौचालय की बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात लाल किले से कहे तो बहुत से लोगों को नागवार लगा। लेकिन आज की अगर 25 साल या 20 साल पहले आप जाएं तो बड़े पैमाने पर लोग खुले में शौच जाते थे, लेकिन आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। ये प्रयास प्रधानमंत्री जी के प्रयास का देन है कि उन्होंने वहां से शुरू किया, और पंचायती राज के अधिकारियों ने गांव में, हम लोग तो देखे जब सुबह 4 बजे लड़ते थे कि नहीं भाई खुले में नहीं, आप शौचालय में जाइए, तो जंग हुआ, लेकिन रिजल्ट आया 90% लोग शौचालय, और शेष लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ शौचालय बन जाए। उसके लिए भी सरकार की व्यवस्था है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत शौचालय के लिए 12,000 रुपया सरकार को दे रही है। आज देखिए गरीबों के लिए जो देश में कानून बनना चाहिए, हम लोग 22 साल पहले कहते थे कि गरीबों के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था सरकार करे। जब हम लोग सरकार में नहीं थे, पार्टी बनाए, आज देखिए देश के प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपया इलाज के लिए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत भवन सभागार में मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के मत्स्य पालकों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि मछुआ समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त हो और अधिक से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़े। वहीं इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी किया जाना एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। ये जो विपक्ष है, इस समय विपक्ष विदेशी ताकतों के पॉलिटिकल स्पीकर के रूप में काम कर रही है। इन्हें पाकिस्तानियों के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति ले लेनी चाहिए और भारत से मुक्ति ले लेनी चाहिए। तो ऐसा रसमलाई खाते हैं जिसमें रस रहता है। कभी वो बसपा में रहे, जब तक रस था तब तक बसपा में थे, और जब जनता ने रस बसपा से खत्म कर दिया तो भाजपा में भाग के आ गए। और भाजपा में रस खत्म कर दिया इनका तो सपा में चले गए, और सपा ने रस खत्म कर दिया तो अब बाहर आ गए। ये रसविहीन नेता लोग हैं, जहाँ रस मिलता है वहां बोलते हैं। अभी सारे लोगों ने इनको रसविहीन कर दिया, इसलिए इनकी बातों पर क्या कहा जा सकता है। और अब बात करते हैं संभल की, जहां नगर पालिका की जमीन पर बनी मस्जिद को इंतजामिया कमेटी ने तोड़ने का काम खुद शुरू किया है। 6.5 बीघा जमीन पर बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद और 34 मकानों को नगर पालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा का एक नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद रजाए मुस्तफा कमेटी की इंतजामिया कमेटी ने अपनी ओर से पहल करते हुए खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि सभी को नोटिस दिया गया है और सार्वजनिक भूमि के ऊपर कोई भी मकान, वाणिज्यिक स्थल या अन्य कुछ ध्वस्त करने से पहले उनको नोटिस दिया जाता है, तो वही कार्रवाई की गई है। सबको नोटिस दिया गया है और सार्वजनिक भूमि के ऊपर कोई भी मकान, वाणिज्यिक स्थल या अन्य कुछ ध्वस्त करने से पहले उनको नोटिस दिया जाता है, तो वही कार्रवाई की गई। इसी क्रम में हमने भी भ्रमण किया, तो नगर पालिका परिषद चंदौसी और एसडीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है।
कुछ लोगों ने स्वतः दस्तीकरण भी आरंभ किया है, जो कि स्वागत योग्य है। जब पता चलता है व्यक्ति को वो गलत है तो अपने आप भी चीजें ठीक करता है। उसके अतिरिक्त भी यहाँ अतिक्रमण है तो पूरे स्थल की पैमाइश करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आगामी 21 जून को पूरे प्रदेश भर में मनाए जाने वाले योग दिवस के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से समूचे विश्व में जो योग दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये एक आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को निरोग रखने का सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्कूलों में बेहतर योग करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। प्रदेश का आयुष विभाग इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। जाने कितने लोग, आज दुनिया के सारे लोग भारत में योग सीखने आते हैं। जगह जगह योग की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे लोग योग प्रशिक्षक और सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। हर प्रतिष्ठान, विद्यालयों ने भी अपने यहाँ योग के शिक्षक रखना शुरू कर दिया है। तो मुझको लगता है योग एक ऐसा विषय बन गया है जिसकी लेके दुनिया के किसी देश में आप चले जाएंगे, अगर आप अच्छे योग के जानकार हैं तो समाज आपको बहुत सम्मान देगा और आर्थिक रूप से भी लोगों को योग के द्वारा लाभ मिल रहा है। दूसरा बात, हमने आपसे कहा कि मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो तनाव, स्ट्रेस वाले जितने नौकरियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जितने भी IT प्रोफेशनल हैं, वो जॉब करते करते तनाव में रहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को भी रिलीज करने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। और आपको पता है कि दुनिया के सारे देशों के लोग भारत में जिस शांति की तलाश में आते हैं, तो योग, ध्यान ही वो दो माध्यम ऐसे होते हैं, चाहे वो संत के द्वारा, चाहे ऋषि मुनि के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, योग गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है। तो मुझको लगता है कि योग दुनिया को शांति, विश्व को युद्ध से अलग करने के लिए, संसार के लोगों को मानसिक रूप से ताकत देने के लिए योग से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। कानपुर नगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर, सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ भीड़ वाले क्षेत्रों में होने वाले जाम से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए ई-ऑटो मैनेजमेंट योजना का शुभारंभ महापौर कानपुर प्रमिला पांडे और मंडलायुक्त कानपुर के विजयेंद्र पांडेयन द्वारा किया गया। गौरतलब है कि इस योजना के तहत ई-रिक्शा और ई-ऑटो को QR कोड से जोड़ा जाएगा और क्षेत्रीय परिवहन विभाग के डेटा से भी लिंक रहेगा। नगर निगम की मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से इसे एकीकृत किया गया है। इस प्रणाली के शुरू होने के बाद लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिल सकेगी। वहीं अवैध संचालित होने वाले ई-रिक्शा और ई-ऑटो पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। कानपुर महानगर में एक पहल हुआ है। आप लोग जानते हैं ई-रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है और लगभग 70,000 से लेके 1 लाख के आसपास का संख्या बढ़ गया था। इसके नियंत्रण कराना और रेगुलेट करना और थोड़ा काबू में आना बहुत जरूरी था। इसमें नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिला के एक मुहिम चलाए है। इस पे हम लोग क्या किया, 4 जोन में जो कहाँ इन लोग का क्षेत्र है उसको बांटा है। उसके बाद रूट भी हम लोग निर्धारित किए हैं। आज इस इवेंट में 7,000 लोग का हम लोग QR कोड के साथ एक बोर्ड चिपका करके उस पे गाड़ी पे दिया है। उसे स्कैन कराने में पूरा विवरण आ जाता है। इससे ये फायदा होने वाला है, जो नाबालिग लड़के उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, उसमें काफी राहत मिलेगी लोगों को। पी के जो चलाते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। जो गैर कानूनी तरीके से गाड़ी चला रहे, बीच चौराहे पे खड़ा कर रहे, जिनके पास पेपर नहीं है, उस तरह के लोग रोड से खुद हट जाएंगे प्रशासन के डर से। बारकोड पे सर, ये जो अवैध रक्शे हैं ये सब खत्म होंगे, तो इससे हम लोगों की कमाई बढ़ेगी और हम लोगों को पता रहेगा कि एक रूट पे चलना है, तो इससे हम लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा ही हुआ। इससे रूट के ऊपर गाड़ियां निर्धारित हो जाएंगी, जिससे भीड़ कम हो जाएगी और जो अनधिकृत रिक्शे चल रहे हैं, जिनके प्रपत्र पूरे नहीं है, वो रिक्शे रोड से हट जाएंगे। जब ट्रैफिक पुलिस अपनी जांच करेगी तो उसमें जो सही नहीं पाया जाएगा उसको उठा के वो खुद ही खत्म कर देंगे। और जो ये ड्राइवर भाई जिनके प्रपत्र पूरे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, अपनी गाड़ी चलाएंगे, उनको सवारियां मिलेंगी और पैसे अच्छे पैसे कमाएंगे। बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के रामगंगा के पास देर रात रेलवे लाइन के किनारे मिट्टी में मोर्टार बम मिलने से हड़कंप मच गया। यहां मदर्स पब्लिक स्कूल के सामने रेलवे पटरी से लगभग 10 फीट की दूरी पर मोर्टार मिला है। मोर्टार मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलिट्री फोर्स और GRP भी मौके पर पहुंच गई। यहां रेलवे के द्वारा JCB मशीन से मिट्टी का ढेर लगाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान लगभग 2 फीट लंबा और 10 किलो वजनी मोर्टार बम दिखाई दिया, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई।
बम निरोधक दस्ते की मदद से इसे हटाया गया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निष्क्रिय किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मोर्टार बम यहां कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है। कल रात्रि लगभग 1 बजे थाना क्षेत्र सुभाष नगर अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जेसीबी से रेलवे ट्रैक के किनारे मिट्टी का ढेर लगाया जा रहा था, जिसमें एक डाउटफुल वस्तु दिखने की सूचना प्राप्त हुई। ये एक मोर्टार जैसे दिखने वाली वस्तु थी। तत्काल मौके पे एसपी सिटी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। जो हमारी लोकल बीडीएस यूनिट है उसको भी भेजा गया। इसके साथ साथ जो आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भेजा गया। उनके द्वारा देख के कंफर्म किया गया कि ये एक बहुत पुराना मोर्टार शेल है। आर्मी की यूनिट के द्वारा इसको निष्क्रिय किया गया। वर्तमान में उसको निष्क्रिय करते हुए और ये पता किया जा रहा है कि ये कहां से इश्यू हुआ था और इसका ओरिजिन क्या है, ये सारी चीजें छानबीन की जा रही है। और अब अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजराइल ईरान संघर्ष ने अब जंग का रूप ले लिया है। 6 दिनों तक एक दूसरे पर हमले करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। खामेनेई ने कहा कि अब जंग शुरू हो चुकी है और ईरान कोई रहम नहीं करने जा रहा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर किसी को फौरन तेहरान खाली कर देना चाहिए और ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को अभी नहीं मारेंगे। हालांकि अमेरिका को पता है कि वो कहां छिपे हैं और वो आसान लक्ष्य भी हैं। जबकि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स का कहना है कि खामेनेई का भी वही हश्र हो सकता है जो इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का हुआ था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।